यूनियन पार्लियामेंट आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। पार्लियामेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और किसी भी बिल में कोई लॉ बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता भी है कि वो उसको सिस्टमैटिक चेक कर सकें और सिस्टमैटिक कार्य कर सकें। पार्लियामेंट के हाउसेस में सबसे पहला नंबर आता है राज्यसभा का, जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्यों की सभा, राज्यसभा, अपर हाउस एसेट्रा। हमारी राज्यसभा यूएसए की सीनेट की तरह है, थोड़ा सा फर्क है उनमें और हम में। हमारी राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पर बनी है इंग्लैंड के, उनमें भी हम में थोड़ा सा फर्क है। हमारी राज्यसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फर्क ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नॉमिनेशन के आधार पर लॉर्ड डिक्लेयर किया जाता है और वो लाइफ टाइम रहता है। हमारी राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, जबकि यूएसए की सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर्स चुने जाते हैं राज्य के द्वारा, और वो भी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल वहां पर बीतता है, लेकिन 2 केवल। ठीक, डिपेंड इस बात पर फर्क नहीं पड़ता वहां कि वो कितने बड़े स्टेट से है और उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। 2 सीनेटर चुन के सीनेट में जाते हैं, जो वहां पर भी अपर हाउस कहा जाता है या सीनेट कहा जाता है। हमारा जो अपर हाउस है उसकी वैल्यूएशन इस बात पर है कि भारतीय संविधान फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। भारतीय संविधान फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है और यह कहता है कि भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, और भारत में अगर फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का कैसे बनेगा। फेडरेशन का मतलब है यूनियन ऑफ द स्टेट्स के द्वारा बनाया गया एक राज्य, एक राष्ट्र। अगर स्टेट्स के द्वारा कोई राष्ट्र बनाया जाता है या कोई देश बनाया जाता है तो स्टेट्स की एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए, और स्टेट की एग्जिस्टेंस अगर होनी चाहिए तो यूनियन में उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। यूनियन में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हमने एक हाउस बनाया जिसको हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा या राज्यसभा कहा, जहां पर प्रत्येक राज्य अपनी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन में, पॉपुलेशन के रेशियो में अपने मेंबर्स को चुनवा के भेजते हैं। जो राज्यों के हितों की बात करता है और राज्यों के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को राज्यसभा में वो डिस्कस करता है। कोई भी बिल, कोई भी लॉ लोकसभा ने यदि पारित किया है या लोकसभा ने उठाया है तो राज्यों की कंसेंट भी आनी चाहिए, तभी तो फेडरल स्ट्रक्चर की वैल्यू है। अगर स्टेट की कंसेंट नहीं है, केवल पार्लियामेंट के लोकसभा ही उसको पारित कर दे और राज्यसभा हम बनाए ही नहीं, तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करना तो बेईमानी हो जाएगी। और फेडरल स्ट्रक्चर अगर बनाया गया है तो फेडरल स्ट्रक्चर को वैल्यू देने के लिए, फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, फेडरेशन के सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए हमको स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट असेंबलीज अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजें। स्टेट असेंबली जब अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे तो स्टेट्स का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व वहां पर होगा, और स्टेट का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व होगा तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर अच्छे से काम कर पाएगा, और यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होने चाहिए फेडरेशन के मामले में वो अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं, हमने राज्यसभा
इसलिए बनाई कि फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और फेडरेशन को कारगर बनाया जा सके। अगर फेडरेशन कारगर नहीं है, अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व फेडरेशन में नहीं होता, यूनियन में नहीं होता, तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि देयर इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारा फेडरल स्ट्रक्चर फिर नहीं रखता। इसलिए फेडरेशन को मजबूत किया जाए। हमने एक हाउस बनाया जहां पर फेडरेशन के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन फिक्स किया, ताकि उनकी बात भी सुनी जा सके और डिस्कशन किया जा सके। इतनी बात क्लियर है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में उसने कहा है कि राज्यसभा में 250 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए, जिसमें 238 मेंबर चुन के नीचे से आएंगे, राज्यों से आएंगे, और 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ये जो 238 मेंबर हैं, उनका चुनाव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपने यहां प्रतिनिधित्व के हिसाब से करेंगे। अपने यहां स्टेट की पॉपुलेशन और प्रतिनिधित्व के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के हमने प्रावधान रखे हैं। उन प्रावधानों के तहत हम उनकी नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर देते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, कुछ स्टेट्स वो रखता है प्रीलिम्स में और कहता है इनमें कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बराबर है। मध्य प्रदेश और गुजरात है जिसमें 11-11 हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है जिसमें 18-18 हैं। उड़ीसा और राजस्थान है जिसमें 10-10 हैं। असम और पंजाब है जिसमें 7-7 हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ जिसमें 5-5 हैं। बिहार और वेस्ट बंगाल जिसमें 16-16 है। और इसके अलावा 9 स्टेट ऐसे हैं जिनमें एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो हैं गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पौंडीचेरी। ये 9 स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, जिनके एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। और बाकी के ये कुछ 12 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 2-2 यानी कि 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिनमें 2-2 स्टेटों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बराबर है। ठीक है। सबसे ज्यादा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश का है जो 31 लोगों को भेजता है। 2000 से पहले, 2000 से पहले जब उत्तरांचल नहीं बना था तो हम 34 लोगों को भेजते थे। आज 3 मेंबर्स उत्तरांचल में शिफ्ट हो गए तो अब हम सिर्फ 31 लोगों को भेजते हैं। और उत्तर प्रदेश आज भी राज्यसभा में सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन रखता है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 उसके हर 2 साल में रिप्लेस किए जाते हैं। 1/3 लोगों को हर 2 साल में हम रिप्लेस करते हैं और एक व्यक्ति को, एक सीट को 6 वर्ष के लिए चुनते हैं। कोई व्यक्ति अगर है तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्यसभा भारत की एक ऐसी असेंबली है, ऐसी काउंसिल है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती। इट इज लाइव फॉर एवर। ये सदैव एग्जिस्टेंस में रहती है, क्योंकि हर 2 वर्ष बाद चूंकि चुनाव होता है, 1/3 लोगों को हम हटा देते हैं तो 1/3 फिर से आ जाते हैं, लेकिन 2/3 तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो हम उनको रिप्लेस करते रहते हैं, उसको कभी डिसॉल्व नहीं करते। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से मतलब होता है पदेन अधिकारी। जो भी व्यक्ति राज्यसभा, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट
के लिए चुना जाएगा, उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा, वो बिना किसी क्वेश्चन के राज्यसभा का प्रेसिडेंट होगा। राज्यसभा में एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका ना तो नॉमिनेशन हुआ है और ना ही जिसका इलेक्शन हुआ है, वो है उपराष्ट्रपति। और उसकी ड्यूरेशन उपराष्ट्रपति के पद पर यदि 5 वर्ष है तो 5 वर्ष के लिए ही वो चेयरमैन है। जब तक वो उपराष्ट्रपति, जिस दिन खत्म हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देगा, उस दिन वो राज्यसभा से ऑटोमेटिकली चला जाएगा, राज्यसभा के चेयरमैन की सीट से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। चेयरमैन के अलावा राज्यसभा में एक और अधिकारी को हम चुनते हैं जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है, वाइस चेयरमैन कहा जाता है। और वाइस चेयरमैन राज्यसभा में वोटिंग से चुना जाता है। राज्यसभा अपनी वोटिंग करवा के वाइस चेयरमैन का चुनाव करती है और उसको सीट पर बिठाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों हाउसेस से होता है, जबकि वाइस चेयरमैन का चुनाव केवल राज्यसभा से होता है। यानी कि राज्यसभा ने अपने प्रेसिडेंट, अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कर लिया। यही सीट लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में जानी जाती है। लोकसभा में यही सीट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में जानी जाती है, जबकि राज्यसभा में ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नाम से जानी जाती है। चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन और भारत का वाइस प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति होता है। क्योंकि वो पदेन अधिकारी होता है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो चेयरमैन होता है, न कि चेयरमैन होने की वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट हो। पहले चुनाव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में होता है और उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली चेयरमैन घोषित कर दिया जाता है। वो चेयरमैन होता है, पदेन अधिकारी होता है, घोषणा की भी जरूरत नहीं होती। क्लियर? लोकसभा में राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 में चुना जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं लोकसभा पर। राज्यसभा में कोई डाउट किसी को? सर, यहाँ पे जो 1/3 मेंबर रिप्लेस हो रहे हैं, तो उसमें कोई क्या सीक्वेंस रहता है, सीनियरिटी के हिसाब से या नहीं, कुछ भी नहीं रहता। जो 6 वर्ष पहले आया होगा 1/3, 6 वर्ष उसी के तो पूरे हुए होंगे। बाकी के तो किसी के 2 साल पूरे होंगे और किसी के 4 साल पूरे हुए होंगे। लेकिन जो 6 वर्ष पहले आया था उसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं, वो हटेंगे और जिन सीटों से वो आए हैं वही सीटें उन्हीं राज्यों में चुन के उनको भेजेंगे फिर से। ठीक है? राज्यसभा में एक इंपॉर्टेंट बिल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है और वो है, अगर कोई नेशनल सर्विस निकालनी है, कोई नेशनल सर्विस क्रिएट करनी है, जैसे आईएएस होता है, उसी तरह का यदि कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है, वो चीज राज्यसभा में पहले पेश करी जाएगी और उसके बाद लोकसभा में आएगी। बाकी के लिए और लोकसभा में धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक और फाइनेंशियल बिल को छोड़कर कोई भी विधेयक जो जनरल बिल है वो चाहे राज्यसभा में रख दीजिए चाहे लोकसभा में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक? धन विधेयक और फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, ये 2 ऐसे बिल हैं जो लोकसभा में ही रखे जाएंगे, उसके बाद राज्यसभा में जाएंगे। और नेशनल सर्विसेज के मामले में जो बिल बनेगा वो राज्यसभा में पहले रखा जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी बिल है वो बोथ हाउसेस में से किसी भी हाउस में रख दीजिए और उसको पास करवा दीजिए। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में लाया जा सकता है?
यस, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी राज्यसभा में लाया जा सकता है और उसको वेरीफाई करने के लिए, लोकसभा भंग करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए लोकसभा में रखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के ही खिलाफ आता है, गवर्नमेंट के ही खिलाफ आता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी राज्यसभा में रखा जा सकता है, उसके बाद लोकसभा भेजा जा सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, प्रावधानों में कहीं रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए यह माना जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में लाया जा सकता है। किसी प्रावधान में यह कहा नहीं गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में आना चाहिए, और ना ही कोई केस लॉ आया और ना ही रखा गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही रखा जाता है, क्योंकि लोकसभा को ही वो डिसॉल्व करता है, लोकसभा से ही गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए। इसके अलावा उसको लाया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी वैन नहीं लगाया गया, ठीक है। ये कहा गया इसके अलावा कोई भी विधेयक किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी विधेयक से मतलब नो कॉन्फिडेंस का भी विधेयक किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में आ जाइए। लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 से ज़्यादा, 530 के अंदर स्टेट से होंगे और 20 के अंदर नेशनल टेरिटरीज से होंगे। आर्टिकल 331, ये आर्टिकल 81 की बात है, और आर्टिकल 331 इस तरह के प्रावधान करता है कि राज्य की पार्लियामेंट में यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियंस की कमी है तो वो 2 नॉमिनेशन और कर सकता है। ही मे डू सो, ही शैल नॉट डू सो ऐसा नहीं लिखा, वो कर सकता है यदि उसको लगे तो। यानी कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, जबकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन 550 की बात करते हैं कि 550 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 550 की बात करते हैं, लेकिन 2 नॉमिनेटेड हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो। लेकिन याद रखेंगे, प्रेसिडेंट इसमें जो भी प्रेसिडेंट को लगेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही लगेगा, प्रेसिडेंट को स्वयं कुछ नहीं लगेगा। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी कि 2 और हमें चाहिए एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के रूप में, उनको ले लीजिए, वो प्रमोट करेंगे, तभी प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट, उनका इलेक्शन, नॉमिनेशन करेगा। अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर नहीं है कि वो 2 लोगों को उठाए और उसमें रख दे, ठीक है। बिल नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं है उसके, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसको चुनती है, राज्यसभा में भी, ठीक है। लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशंस होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो भारत की आर्टिकल 326 के तहत भारत के एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा, एडल्ट फ्रेंचाइजीज से मतलब है जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति, जिनको किसी भी हालत में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट या संविधान के किसी और प्रावधान, एंटी डिफेक्शन लॉज में डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं किया गया है, तो डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं किया गया है तो उनको चुन के भेज सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में उसको डिस्क्वालिफाइड घोषित किया गया है, या कोई एंटी डिफेक्शन लॉज में उसको इनवैलिड घोषित किया गया है, तो भले ही चुनाव आप करके भेजें। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमने उस दिन आपको एक बताई थी जयललिता के खिलाफ, जिसमें कहा था कि मैंडेट शैल नॉट प्रिवेल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा, मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में काम करेगा। भले ही मैंडेट कुछ भी मिला हो और किसी को भी मिला हो, वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड घोषित किया जाता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम
नहीं है वो चुनाव में नहीं जा सकता। क्लियर है? बात बची कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। 84th अमेंडमेंट 2001 में आया था। 84th अमेंडमेंट 2001 में आया था, जिसमें 2000 की जगह 2001 इस्तेमाल हुआ था, एंड प्रोवाइड्स दैट दिस विल बी फ्रोजन टिल द ईयर 2026। जो 2001 में सेंसस आए थे, उन सेंसस के आधार पर 2026 तक चुनाव होगा। ठीक, इससे पहले 2001 से पहले जो सेंसस हमारे पास चल रहे थे वो 1971 के थे। 1971 के सेंसस 2001 तक आए और 2001 के सेंसस अब चलेंगे 2026 तक। उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिप्रेजेंटेशन होगा और लोगों के रिप्रेजेंटेशंस पार्लियामेंट में होगा। ठीक है, सीटें बढ़ाई जा सकती हैं सेंसस आगे 2026 में अगर ऐसा कहता है तो। पॉपुलेशन भारत की बढ़ती है और उनको लगता है कि हमको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे लोग, तो फिर 2026 में वो अमेंडमेंट उसमें करेंगे और उसके बाद जो भी होगा। ठीक है, टेन्योर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर 5 वर्ष के लिए होगा। लोकसभा का टेन्योर यानी कि पीरियड 5 वर्ष के लिए होगा यदि लोकसभा उससे पहले स्वयं भंग ना हो जाए, या तो लोकसभा भंग हो जाए, प्रेसिडेंट उसको भंग कर दे तो। अदरवाइज वो 5 वर्ष के लिए होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द इमरजेंसी इज नॉट इम्पोज्ड। अगर भारत में इमरजेंसी इम्पोज की गई है तो मैक्सिमम वो एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का पीरियड बढ़ाया जा सकता है, और उसका मैक्सिमम पीरियड की कोई बात हमारे संविधान में नहीं की गई है कि वो कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में उसने ये जरूर कहा है, व्हेनेवर द इमरजेंसी शैल बी सीज्ड या द प्रोक्लेमेशन शैल बी विथड्रॉन, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द एक्सटेंडेड गवर्नमेंट में बी 6 months। यानी कि जिस दिन इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वापस लिया जाएगा, इमरजेंसी वापस ली जाएगी, उसके 6 माह के अंदर चुनाव करवाना होगा, 6 माह तक, और नहीं तो 6 माह के बाद ऑटोमेटिक गवर्नमेंट सीज कर जाएगी। ये उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि कितने दिन तक इमरजेंसी के दौरान सरकार नहीं बनेगी, वही पुरानी लोकसभा एक्सटेंड कर दी जाएगी। शायद इंदिरा गांधी ने ऐसा ही कुछ फॉर्मूला सोचा होगा, जिसकी वजह से 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई और चुनाव का पीरियड बढ़ा दिया गया, एक्सटेंशन कर दिया गया, और किसी चुनाव की संभावनाएं सब समाप्त हो गई। बाद में चुनाव हुआ, लेकिन दिमाग में पॉलिटिकल लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करने का तो फंडा रहता ही है, जो कि आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 में उसने दिया है और कहा है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का पीरियड इन केस ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। और जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो उसके 6 माह के अंदर नई सरकार बना लेनी चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए। अगर 6 माह के अंदर लोकसभा का गठन नहीं होता है तो वो सीज कर जाएगी। द गवर्नमेंट शैल बी सीज्ड automatically after expiry of 6 months from the date of withdrawal of the proclamation of emergency। इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन हुआ है उसको विड्रॉ करने के 6 माह के अंदर सीज कर जाएगी। इसलिए 6 माह के अंदर नई लोकसभा का गठन हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारी लोकसभा में जिस तरह से 5 वर्ष के लिए हमारी लोकसभा बैठती है, जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर थोड़ा सा हिसाब डिफरेंट है। वहां पर भी जैसे यूएसए है, वहां डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन है,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, तो सीनेट तो हमने वैसे ही बिठाई जैसे अपनी बिठाई थी, केवल इतना सा फर्क था कि दो दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन हाउस ऑफ पीपल्स में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्होंने कहा कि जो चुनाव राज्य करके भेजेगा दैट शैल बी फॉर 2 years। हम 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, वो 2-2 वर्ष के लिए चुनेंगे और उनके प्रतिनिधि हाउस ऑफ पीपल्स में 2 वर्ष के लिए आएंगे, 2 वर्ष बाद फिर से चुनाव में जाएंगे। चूंकि उनका प्रेसिडेंट 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनके इस चुनाव से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार पे, सरकार वैसी ही बनी रहती है जैसे वो काम कर रही है। लेकिन बीच में सेंसस आते रहते हैं, हर 2 वर्ष बाद चुनाव करवा के वो सेंसस लेते रहते हैं स्टेटों में कि स्टेट की पोजीशन क्या है, क्या गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं डिससैटिस्फैक्शन तो नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट उनका बिल पास करने के बाद जब सीनेट और हाउस ऑफ पीपल्स में भेजता है, तो उस समय उसको इन चीजों को फेस करना पड़ता है बिल की कंफर्मिटी के लिए, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जारी करेगा और ऑर्डिनेंस जारी करके काम तो अपना लगा लेगा, लेकिन उस बिल को लाना जैसे हम पार्लियामेंट में लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो बिल लाना तो आपको हाउस में ही पड़ेगा। तो हाउस में जब वो बिल लाते हैं तो उस समय प्रेसिडेंट को इस तरह की प्रॉब्लमें आती हैं, जब वो बिल को पास नहीं करवा पाता, उसकी पार्टी का समुचित रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। सपोज जिस साल चुनाव हुआ उस साल चुनाव हुआ, उसके 2 वर्ष बाद फिर से चुनाव हो गया, तो डिससैटिस्फैक्शन 2 साल का ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेगा कि प्रेसिडेंट अब 2 वर्ष तक उसकी राह कैसी होगी। वो एक पॉपुलर प्रेसिडेंट की तरह आया है या प्रेसिडेंट इन माइनॉरिटी आया है, जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशंस के बारे में मेंबर्स की हमने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए चुनाव के लिए, और इसके अलावा लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष मिनिमम और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो भी कंडीशंस आर्टिकल 84 में इलेक्शन कमीशन ने लगाई हैं, उन कंडीशंस पर चुनाव होना चाहिए। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन या उनकी क्वालिफिकेशंस तय की जाएंगी। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा डिफेक्टिव पोर्शन है, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को लिख भी चुका है, लेकिन लेजिस्लेशन उसको पास नहीं करता। जयललिता वाली बात हम लोगों ने बताई थी कि 2 साल के लिए यदि सजा दे दी जाती है, 2 साल का कन्विक्शन हो जाता है, तो उस व्यक्ति को चुनाव से हम बाहर कर देते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। 2 वर्ष। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, हम लोग ये बात जानते हैं कि जो सजाएं हैं वो एक्सटेंडेबल होती हैं। मैक्सिमम लिमिट अपनी बताती हैं कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक की सजा। इस लॉ में जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 बोलती है, उस लॉ में उसने ये कहा है कि 2 वर्ष की सजा हो जाए। अब यदि 7 वर्ष की सजा वाले मुकदमे में 1.5 साल की सजा होती है, तो वो क्वालिफाइड होगा चुनाव लड़ने के लिए। इसमें एक अमेंडमेंट आना चाहिए जिसमें यह कहा जाना चाहिए कि 2 वर्ष से ऊपर की सजा वाले अपराधों में, जिन अपराधों में 2 वर्ष से ऊपर की सजा है, उनमें कन्विक्शन हो गया है, भले ही 6 महीने के लिए कन्विक्शन हुआ है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए डीबार किए जाने की जो पोजीशन है, वो डीबार की पोजीशन में चेंज आना चाहिए। कन्विक्शन हो जाए। हमारे न्यायालय में एक साफ सुथरी परंपरा जो चल रही है कि 3, 4 और 5 वर्ष लगते हैं एक मुकदमे को ओरिजिनल कोर्ट में सेटल होने में। यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगने के बाद एक लोकसभा वो आसानी से काट सकता है, और एक लोकसभा काटने के बाद
एक तब वो डिस्क्वालीफाइड होगा, तब तक वो सेटलमेंट होगा, मुकदमा डिसाइड होगा, और तब तक वो सत्ता सुख पाएगा और ऐसे कानून बना सकता है जो कि साफ सुथरे लोगों के ऊपर लागू होते हैं। आरोपी ऐसे कानून बना सकता है, यानी कि जो लॉ को ब्रेक करने वाले हैं वो लॉ मेकर बनेंगे। तो सेक्शन 8 में चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर को कई लेटर लिखे हैं, उनमें यह कहा गया है कि इसमें इस तरह के बदलाव आने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोला कि आप अपने यहां ऐसे बदलाव लाइए जिसमें कि एक्यूज्ड होने के बाद डिबार कर दिया जाए। हां, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि भाई किसी को डीबार करवाने के लिए स्टेट की गवर्नमेंट ने एक मुकदमा फाइल करवाया और उसके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगा दिए, कोर्ट में केस भेज दिया। हम ये कहते हैं कि आपके पास 4 स्टेजेस होती हैं, किसी मुकदमे को सेटल करने की 4 स्टेज होती हैं। पहला तो ये है कि एफआईआर होने के बाद 173 की एक रिपोर्ट फाइल होती है, जिसको पुलिस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इनकी पुलिस ने कंफर्म कर दिया केस को। हम ये माने कि पुलिस ने जब केस को कंफर्म किया है तो ये पॉलिटिकल है। कोर्ट में जब केस जाता है तो मजिस्ट्रेट हैव टू टेक अ कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट उसको संज्ञान में लेता है। और मजिस्ट्रेट के संज्ञान के मैटर में हमने कहा है कि इफ मजिस्ट्रेट थिंक दैट देयर इज द सफिशिएंट ग्राउंड्स for the allegation, in that case he will take the cognizance and will send the case in the proper court. But if he dissatisfied by the report of the police, वो cognizance नहीं लेगा और केस को वहीं पर डिसमिस कर देगा। यानी कि cognizance लेने का मतलब ये होता है prima facie the allegation has been proved in the court, prima facie, and this is the opinion of the magistrate also. अगर मजिस्ट्रेट की ओपिनियन आ गई है तो इन दैट केस द पर्सन मस्ट बी डीबार्ड, वहीं पर व्यक्ति को डीबार कर देना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट की राय में वो व्यक्ति दोषी है, उसकी ओपिनियन है। सिद्ध करना अभी अलग बात हो गई, उसकी एक ओपिनियन है, क्योंकि कॉग्निजेंस टेकिंग में हम केवल ओपिनियन की बात करते हैं। इफ दिस इज ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि इस तरह का कोई अपराध किया गया है, तो वो उस अपराध को संज्ञान में लेता है और अपराधी को उससे कोरिलेट करके जेल भेज देता है या जमानत करवाता है। मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है, इसी स्टेज पर उसको डीबार कर देना चाहिए। इफ द मजिस्ट्रेट हैज बीन टेकन द कॉग्निजेंस इन द केस, द पर्सन मस्ट बी डीबार्ड टू फाइट एन इलेक्शन। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में इस तरह का अमेंडमेंट आना चाहिए। अगर आप ये भी कह दें कि इन केस ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट वाज डन द मिस्टेक, एक स्टेज और बढ़ा दीजिए, आप कहते हो मजिस्ट्रेट से गलतियां भी तो हो सकती हैं, क्योंकि प्राइमा फेसी केस देखा है। आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस द चार्ज हैज टू बी फ्रेम्ड बाय द मजिस्ट्रेट। In that case, he will further check out, he will further inquire on the evidences and witnesses provided by the prosecution. And if he is satisfied that there is the sufficient grounds to frame the charges, then he frames, otherwise he discharge the person. उस स्टेज तक आ जाइए भाई, उस स्टेज पर आ जाइए और ये कह दीजिए कि उसने चार्ज फ्रेम कर दिया है। और चार्ज फ्रेमिंग का मतलब है मजिस्ट्रेट पक्का समाधान कर चुका है कि नहीं, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इनका है, तब भी हम उसको डीबार नहीं करते, चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करते। अब स्टेज आती है प्रूफ ऑफ चार्ज। चार्ज प्रूफिंग की स्टेज आती है चार्ज फ्रेमिंग के बाद, उसमें भी हम प्रोसिक्यूशन से प्रूफ करवा लेते हैं। और अगर चार्ज प्रूफ नहीं हो पाता तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, और चार्ज प्रूफ हो जाता है तो हम बयान लेते हैं, भाई बताओ तुम क्या कह रहे हो। 313 के बयान में वो कहता है कि नहीं भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं, आई विल प्रोड्यूस द डिफेंस विटनेसेस, मैं डिफेंस में आऊंगा।
वो डिफेंस में जाता है, डिफेंस में अपने विटनेसेस प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आर्गुमेंट होता है, तब कहीं कन्विक्शन होता है। और कन्विक्शन बियॉन्ड डाउट होता है, कन्विक्शन में बियॉन्ड डाउट होता है। तो ऐसे मामलों में बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जाता है। इस लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं जो डाउट के आधार पर किसी को छोड़ दिया गया है, वो लोकसभा में बैठेगा जाके। क्योंकि 4 स्टेजेस पर कंफर्म हुआ था कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है। जिस समय एफआईआर हुई थी, जिस समय पुलिस रिपोर्ट लगी थी, जिस समय कॉग्निजेंस लिया था, जिस समय चार्ज फ्रेम हुआ था, जिस समय चार्ज प्रूफ हुआ था, और उसके बाद जब डिफेंस विटनेस आ गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको छोड़ दिया गया। तो वाई यू आर प्लेइंग द गेम विद द डाउट्स। तब कन्विक्शन हो, वो भी 2 वर्ष से ऊपर का कन्विक्शन हो तो हम उसको डिबार करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा और कहा कि कॉग्निजेंस लेने के बाद ही डिबार कर देना चाहिए। कुछ केसेस हैं जिनमें इस तरह के डिसीजन आए, लेकिन चुनाव आयोग मजबूर था, उसने अपना प्रोस्पेक्टिव लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया और लॉ मिनिस्ट्री ने कभी उसको पास ही नहीं किया। लॉ मिनिस्ट्री ने उसको, आज की बात नहीं है, ये पिछले 8-10 साल से चल रहा है लगातार। पहली रिकमेंडेशंस चुनाव आयोग 2004 से पहले इस तरह का चक्कर नहीं था, क्योंकि 2004-2003 में एक रूलिंग आई थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 19(1)A में, कि ये व्यक्ति का अधिकार बनता है कि जो व्यक्ति आर्टिकल 326 के तहत वोट डालने जा रहा है वो जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहा है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी हो। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद उन्होंने ये चीज चुनाव आयोग को लिखी। चुनाव आयोग ने उस बात को लॉ मिनिस्ट्री भेज दिया, लॉ मिनिस्ट्री ने उसको पास ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दूसरी रीट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये डायरेक्शन दिया और ये कहा कि इसमें किसी भी, चूंकि आर्टिकल 19(1)A का पार्ट है, इसलिए किसी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लॉ की आवश्यकता नहीं है जो कि पार्लियामेंट से पास करवाया जाए। अतः चुनाव आयोग इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन में ला सकता है, चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है और सुप्रीम कोर्ट उस पर डायरेक्शन दे रहा है। तब उससे पहले फिर से मैं कहूंगा कि लोकसभा गया और लोकसभा लॉ मिनिस्ट्री गया, लॉ मिनिस्ट्री ने सिरे से खारिज कर दिया और पास नहीं हुआ, वो बिल ही नहीं बन पाया और लोकसभा ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में चुनाव आयोग ने 2004 में जो चुनाव हुआ उसमें इस तरह के प्रावधान रखे गए कि हर एक व्यक्ति को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। और जिस दिन से ये लेखे जोखे की बात आई उसी दिन से क्रिमिनल बिहेवियर्स की बात एफिडेविट पे आ गई कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। वहां से 2004 से ये जंग शुरू हुई, क्या क्रिमिनल्स को बैठना चाहिए। 2004 की लोकसभा में 128 लोग क्रिमिनल चार्जेस में थे, जिनके ऊपर मर्डर के केसेस लगे थे, किडनैपिंग लगा था, एब्डक्शन लगा था, रॉबरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। 128 लोग 543 में। उसके बाद जब नई लोकसभा आई तो इस बार कुछ तो बढ़ना ही है ना, पिछले वाले से प्रमोशन तो होना ही है। इस लोकसभा में 154 लोग हैं, केजरीवाल की अगर माने तो 162 हैं। तो 128 से 154 कुछ प्रमोट हो गए। पिछली लोकसभा में एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसके ऊपर मर्डर के 27 मुकदमे थे, अ सिंगल एमपी जिसके ऊपर मर्डर के 27 मुकदमे थे। डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं है, ऑनलाइन जा रहा है। एक जनरल व्यू है जो एफिडेविट पे लोगों ने फाइल किया है, ठीक। तो
ये जो प्रक्रिया है ड्यूरिंग द ट्रायल और ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन द कोर्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार लॉ मिनिस्ट्री को स्टेप लेना चाहिए और उनको कॉग्निजेंस के बाद ही डीबार घोषित कर देना चाहिए कि जिस समय मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, हम ये मान के चलते हैं एनी मजिस्ट्रेट इज नॉट इन द पॉलिटिकल प्रेशर और इज नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी। कोई भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि न्यायपालिका की अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसकी एक इंडिपेंडेंस छवि है। तो जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है तो हम ये मान लें कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ही। अगर उसमें भी कुछ चाहती है, लेजिस्लेशन को सुधारी करना चाहती है, तो लेजिस्लेशन को ये चाहिए कि वो एक अलग से कोर्ट बना दे जिसमें इस तरह के मुकदमों पर स्पीडी ट्रायल हो सके। आप कहते हो कि मेरे ऊपर मुकदमा लगा के हमको डीबार कर दिया गया, स्पीडी ट्रायल हो सके, डे टू डे प्रोसीडिंग उस पर चल सके। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 लोगों ने इलेक्शन लड़ा है तो वो 50 मुकदमे ही इलेक्शन कोर्ट में जाएं। जिन लोगों ने भी चुनाव का फॉर्म भरा है और चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग अपने मुकदमे को 6 माह के अंदर सेटल कर लें और चुनाव से 6 महीने पहले ये प्रोक्लेमेशन कर दिया जाए कि आज की तारीख में जितने मुकदमे जिन लोगों के खिलाफ चल रहे हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने मुकदमे एक एफिडेविट के साथ फला कोर्ट में ट्रांसफर करवा दें। इतनी फीस जमा करने के बाद चुनाव के पास एक पार्टिकुलर फीस और समर्थनों की लिस्ट जमा कर दीजिए, जैसा कि रिक्वायरमेंट होती है नॉमिनेशन के लिए, वो जमा कर दीजिए और उसका जो रिसीविंग लाइन वो कोर्ट में लगा दें, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली उस केस को स्पीडी ट्रायल के कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी। ऐसा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि डिसीजन के बाद, कन्विक्शन के बाद अपील में मुकदमा गया है, तो अपील में भी इस तरह की कोर्ट बनाई जा सकती है जो तुरंत सेटलमेंट करे। इस तरह की स्पेशल कोर्ट इजाद करवा दीजिए और अपराधियों को बिल्कुल वहीं पर डीबार कर दीजिए। जो लूप होल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में, उन लूप होल्स को अगर रोकना चाहे लेजिस्लेशन, तो अगर पॉलिटिकल विल हो तो वो इस पर स्टेप ले सकती है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है और ये अच्छे से इंप्लीमेंटेशन में भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और कोई पैसा नहीं खर्च होना है, ये फ्री का फार्मूला है। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 102 में कुछ कहा गया है, कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, उसके पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उसको डीबार्ड किया जाना चाहिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उन्होंने ये भी कहा है कि द मिनिस्टर इन द स्टेट और सेंट्रल नॉट इंक्लूडेड इन दैट पोजीशन। सेंट्रल स्टेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, या जो मेंबर हैं असेंबली के ऑलरेडी, उनको डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया गया है, वो चुनाव के बाद इस्तीफा देते हैं। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, जहां पर गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट की पावर हो, गवर्नमेंट को डिसमिस करने की पावर हो, व्यक्ति को रिमूव करने की पावर हो, गवर्नमेंट जिसमें रिम्यूनरेशन देती हो, गवर्नमेंट की होल्डिंग पर कोई फंक्शन कर रहा हो, कोई रोल प्ले कर रहा हो, या गवर्नमेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्सेस कंट्रोल हो, मतलब फुल फ्लैश कंट्रोल हो, ये ऑफिस जितने भी हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने जाएंगे और इनको चुनाव लड़ने से डीबार किया जाता है। ठीक है। एक्सेप्शन में एक केस आपके पास इसका आया था, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 2006 का है, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फिल्म सेंसर बोर्ड की प्रेसिडेंट बना दी गई जया बच्चन साहिबा, और ये राज्यसभा की मेंबर भी थी। फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा बनाए जाने के बाद राज्यसभा ने इनकी मेंबरशिप को डिस्क्वालिफाइड घोषित करते हुए इनकी मेंबरशिप सीज कर दी। क्या करेंगी ये? मुल्ला की दौड़ मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 5,000 रुपए सेंसर बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में रिम्यूनरेशन मिलता है। 5,000 रुपए की नौकरी है, हाँ महीने की, रोज नहीं, सरकारी। 5,000 रुपीज है, और 5,000 मंथली के अलावा, और 5,000 मंथली कोई रिम्यूनरेशन के रूप में नहीं मिलता है, वो हेल्प के रूप में मिलता है। और इसके अलावा गाड़ी घोड़ा टेलीफोन, घर में और ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ये खर्चे वर्चे उनके मेंटेन किए जाते हैं। जया बच्चन ने आर्गुमेंट किया कि आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सेंसरशिप बोर्ड, और ना ही मैं लेना चाहती हूं। दैट इज वाई दैट ऑफिस शैल नॉट बी ट्रीट एज ए प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मैं उसमें कोई प्रॉफिट ले ही नहीं रही हूं और मैं लेना भी नहीं चाहती हूं। मेरे को दायित्व दिया गया है, मैं उस दायित्व का निर्वहन करना चाहती हूं देश हित में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट वेदर यू वॉज रिसीव्ड और नॉट, इट्स ए डिफरेंट मैटर, बट इट इज ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तुमने प्रॉफिट लिया या नहीं लिया यह अलग बात है, लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही है। सो राज्यसभा ने जो आपका डिसमिसल किया है वो वैलिड है, ठीक है। हाँ, डीबार्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उसमें भी आता है यदि आप गवर्नमेंट के किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी ऐसे कॉरपोरेशन में काम करते हैं जहां पर गवर्नमेंट की 25% से एबव का इन्वेस्टमेंट है। किसी भी कंपनी, किसी कॉरपोरेशन, किसी एसोसिएशन में जिसमें सरकार का 25% से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर आपने कोई ऑफिस ले रखा है तो आपको चुनाव लड़ने से हम डीबार्ड घोषित करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में उन्होंने कहा है, ठीक है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 52nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 101, 102, 119, 191 के आधार पर एक नया शेड्यूल जोड़ा गया जिसको 10th शेड्यूल के नाम से जाना गया, जिसमें डिफेक्शन लॉज के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई। आर्टिकल 102 के क्लॉज 2 जोड़ा गया और आर्टिकल 191 में कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसमें यह कहा है कि लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी पोस्ट पर, किसी भी मेंबरशिप, किसी भी हाउस की मेंबरशिप पाने के लिए यदि 10th शेड्यूल आपको डीबार्ड घोषित करता है तो आप उसमें चुनाव नहीं लड़ सकते। बात उठाकर बॉल डाल दी गई 10वीं अनुसूची पर, और 10वीं अनुसूची क्या कहती है? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़के आए थे तो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आप इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसके सिंबल पर लड़के आए हैं। पार्टी के विप के अगेंस्ट में अगर आप वोट देते हैं तो पार्टी आपको निष्कासित कर सकती है, और पार्टी ने यदि आपको निष्कासित कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिए जाते हैं। आप स्वयं इस्तीफा दे देते हैं पार्टी से वॉलंटरीली, और पार्टी अगर मुकदमा करे और राज्यसभा या लोकसभा ने आपको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया है तो दे कैन डू सो। ये अमेंडमेंट जोड़े गए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा अमेंडमेंट
वो 2003 में आया, जिसको 91st अमेंडमेंट कहा गया, और उसमें यह कहा गया कि 1/3 लोग अगर तोड़ के जाते हैं, अगर 1/3 लोग पार्टी तोड़कर जाते हैं और एक वॉलंटरी पार्टी बनाते हैं तो वो वैलिड होगा, 1/3 लोग जा सकते हैं, बट दे शैल बी डिबार्ड टू गेट द मिनिस्ट्री, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। और ये तब से तोड़ा ताड़ी का चक्कर ही खत्म हो गया, तब से तोड़ा ताड़ी नहीं होती, उससे पहले तोड़ा ताड़ी बहुत हो रही थी, हर महीने कुछ ना कुछ होता था, इससे फूटे उसमें गए, इससे टूटे इसमें आए। लेकिन उसके बाद 2003-4 के बाद पुरानी वाली जो लोकसभा थी 2004 वाली, उसके बाद तोड़ा फाड़ी हो दिखाई नहीं दी, हुई भी है थोड़ी बहुत राज्यों में, लेकिन बहुत जो प्रोफेशन में थी वो नहीं हुई। इसमें आपके पास एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका नाम है कि होता होलोहोन वर्सेस जाशिलहू, कि होता होलनहो वर्सेस जशीलहू, हाँ दशिलहू कह लो, छिलहू कह लो। टेंथ शेड्यूल में एक बात कही थी, और ये था कि डिसीजन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन शैल बी फाइनल। खासतौर से स्पीकर की बात कर लें, उस हाउस में तो इतना सब बवाल होता नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात ज़्यादातर लोकसभा में आती है। तो उसने 10 शेड्यूल में कहा द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी फाइनल इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। और लोकसभा ने अगर डिसीजन ले लिया है, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। मुकदमा 1992 का है और केशवानंद भारती 1973 में आया था। केशवानंद भारती नाम के भूत ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जवाब दिया कि वी आर इंटाइटल्ड टू रिव्यू इट एंड द वर्क, देखो डिसीजन के पीछे बेस, द वर्क और द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस is a quasi-judicial function, like a tribunal. So they are working as a tribunal, and tribunals are covered by the jurisdiction of the Supreme Court. That is why the Supreme Court is entitled to hear the appeal, the cases decided by the Speaker of the Lok Sabha. सोचने की बात है, 1992 में ये रूलिंग आ चुकी थी, लेकिन 2004 का प्रकरण याद करो, 2004-5 में, बल्कि उसके बाद, जिसमें नोट के बदले प्रश्न पर डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया और लोकसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में एक्सेस करने से ही मना कर दिया। 1992 में रूलिंग आ चुकी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और 1992 के बाद 10-15 वर्ष बाद लोकसभा के किसी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन को सिरे से नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेप नहीं लिया। क्या हो रहा है, ईश्वर जाने। अब हम लोग आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन तो समझ में आ गई ना, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, अपराधी शपराधी सब अपना खेल खेलेंगे। नाउ सेशन में आ जाते हैं। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, 3 बातें हैं, सेशन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। चौथा एक और करो तो एडजॉर्नमेंट। इन शब्दों के मतलब पूछ लेता है कभी कभी। सेशन का मतलब है द होल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द प्रेसिडेंट शैल बी कॉल द सेशन टू मीट इन द पार्लियामेंट, मीट इन द हाउस, but the period between 2 sessions cannot be more than 6 months from the last day of the last parliament and the first day of the next session.
पिछले सेशन का आखिरी दिन और अगले सेशन का पहला दिन, इनके बीच में 6 माह से ऊपर का समय नहीं होना चाहिए। दो लोकसभाओं, 2 सेशंस के बीच में 6 महीने और 2 सेशन में आप जो 6 हफ्ते का टाइम सेशन का अप्रोक्सीमेटली मान के चला है, वो फिर 7.5 महीने बना देगा। इसलिए लास्ट डे ऑफ द प्री सेशन एंड द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट सेशन के बीच में 6 महीने का टाइम, 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। क्लियर है? प्रेसिडेंट उसको कॉल करेगा, आर्टिकल 85(1) में नेक्स्ट सेशन की घोषणा भी करेगा। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ सेशन। प्रोरोगेशन सेशन का एंड होता है। आर्टिकल 85 के क्लॉज 9 में उसने दिया है, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोरोगेट द सेशन। 85 का क्लॉज 9, 85(9) में उसने कहा है कि प्रेसिडेंट में प्रोरोगेट द सेशन। नेक्स्ट टर्म है आपके पास डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एज ए होल, क्योंकि राज्यसभा तो डिसॉल्व होती ही नहीं है। डिसोल्यूशन मीन्स the Lok Sabha is dissolved and the new Lok Sabha has to came in existence. नई लोकसभा एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है एडजॉर्नमेंट। आप चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। स्थगन का मतलब टेम्परेरी स्थगन, टेम्परेरी एडजॉर्नमेंट। इट इज नॉट ए नेचर ऑफ द परमानेंट एडजॉर्नमेंट। कभी 2 घंटे के लिए, कभी 2 दिन के लिए, इस तरह से एडजॉर्नमेंट होता है। ठीक है? एक सवाल खड़ा हुआ था 1975 की असेंबली में, जब ऑनरेबल इंदिरा गांधी ने पुनः चुनाव की रिकमेंडेशंस करी थी। उन्होंने ये डिसीजन, ये एक लेटर प्रेसिडेंट को दिया और ये कहा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। सवाल जब कोर्ट में गया तो ये आया, whether the prime minister is empowered to recommend the president or the president is bound by the recommendation of the prime minister to dissolve the assembly, to dissolve the house. Honorable Supreme Court replied, no, it must be the decision of the council of minister, including the prime minister, but it is not a decision of exclusively of the prime minister. The word was used, council of ministers. And prime minister is not the council of ministers. It's a part of the council of minister, but not a council of minister. प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट होता है। ठीक है? इसलिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। एंड सवाल ये आएगा, whether the government that is in minority, and in such minority government there is the council of ministers, and the whole council of ministers recommended to the president to dissolve the assembly. He is bound? No, he is not bound. It must be the decision of the majority of the house. President काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। इट मस्ट बी द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी। इफ द पार्टी वॉज इन मेजोरिटी इन द हाउस, इन दैट केस दे आर empowered to give the recommendation, to make the recommendations to the president to dissolve the assembly. But if the party is, if the government is in minority in the house, then how you can say that they are representing
the whole country. They are not representing the whole country because they are in minority and representation must be in majority. इस हाल को अगर आप मायावती की सरकार को लेके करेंगे, जब मुलायम सिंह सरकार आई थी 3 वर्ष के लिए शासन में, तो मायावती सरकार ने रिकमेंडेशन कर दी थी माइनॉरिटी में आने के बाद, बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था, तो रिकमेंडेशन कर दी गई थी कि डिसॉल्व कर दी जाए। गवर्नर ने ऐसा स्टेप नहीं लिया था और अपोजिट पार्टी को, जो लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको उसने इनवाइट कर लिया था, मध्यवर्ती चुनाव उस समय टाल दिया गया था। अदरवाइज मायावती सरकार की ये मंशा थी कि मध्यवर्ती चुनाव करवाया जाए और उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी थी कि डिसॉल्व कर दी जाए असेंबली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 3 वर्ष के लिए माननीय मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। याद रखेंगे, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग में स्पीकर और चेयरमैन वोट नहीं डालेंगे जब तक कि इक्वल वोटिंग ना हो जाए। स्पीकर और चेयरमैन, चेयरमैन से मतलब राज्यसभा का चेयरमैन, स्पीकर और चेयरमैन तब तक वोट नहीं डालेंगे जब तक कि इक्वल की पोजीशन ना आ जाए। ठीक, जब इक्वल वोटिंग होगी तब फिर स्पीकर या चेयरमैन वोट डाल सकता है और विधेयक को जैसा भी उसको पारित करवाना है या खारिज करवाना है वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है? बिल्स, ये